स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लूटो का न्याय सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ देना चाह रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, और खास करके उनके लिए जो यूपीएससी एक मिनट रुके, यूपीएससी पीएसआईआर जिनका ऑप्शनल है, उनके लिए ये बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। तो एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। क्या है प्लूटो का शिक्षा सिद्धांत, एक एक करके हम जान लेते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से रिलेटेड इनका क्या क्या एजुकेशन पर इनके विचार रहे हैं, वो एक एक करके हम जान लेंगे। आप सभी को पता है प्लूटो की सबसे फेमस पुस्तक है जिसका नाम है रिपब्लिक। तो यहाँ पर न्याय की स्थापना की ना, उसके दो स्तंभ थे। आप समझेंगे, प्लूटो के न्याय सिद्धांत को मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना। अब प्लूटो को न्याय की स्थापना करनी थी और इसका न्याय सिद्धांत क्या था? एथिक्स, यानी न्याय का सिद्धांत नैतिकता पर आधारित था। इसका नैतिकता पर आधारित है। तो जब ये न्याय की स्थापना करेगा और नैतिकता का इसका सिद्धांत है, तो कह रहा है दो स्तंभ होते हैं। कह रहा है कि उसके लिए अगर आपको न्याय स्थापित करना है तो दो स्तंभ आपके पास होने चाहिए। वो स्तंभ क्या है? एजुकेशन। अब एजुकेशन, एक तो इसने कहा पहला है एजुकेशन और दूसरा इसने कहा साम्यवाद। साम्यवाद क्या होता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज क्या हमारा टॉपिक रहेगा? एजुकेशन पर। तो एजुकेशन, इसका सिस्टम क्या है, आज ये पढ़ लेते हैं। अगली क्लास में हम इसके साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। प्लूटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक, देखो सबसे फेमस ग्रंथ है रिपब्लिक। वैसे तो इसका लॉस भी है और कई सारी चीजें हैं, वो मैं डिटेल में लास्ट में आपको बता दूंगा कौन कौन सी बुक है इसकी, लेकिन रिपब्लिक इसका सबसे फेमस ग्रंथ है। तो शिक्षा पर बहुत विस्तार से इसने लिखा है। रूसो ने क्या कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया एक ग्रंथ है। कह रहा है कि ये शिक्षा पर लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है। कौन कहता है? रूसो कहता है। तो ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे यूपीएससी में भी है ना, किसी का कमेंट करके पूछ लेता है क्वेश्चन कि रूसो के अनुसार रिपब्लिक लिखा गया शिक्षा पे सबसे बड़ा ग्रंथ है, कारण बताइए। ऐसे करके आपसे पूछ लेगा, तो वो आपको मेंस में बड़े अच्छे से लिखना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन भी लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि लास्ट प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अब कहता है कि एक आदर्श राज्य, कह रहा है अब हम देखो, इनका उद्देश्य था एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। आदर्श राज्य की स्थापना करना तो सबसे पहले क्या आता है? न्याय आता है। कि अगर आप आदर्श राज्य की स्थापना करेंगे तो आदर्श राज्य में न्याय बहुत जरूरी चीज है। तो न्याय कहां से मिलेगा? तो न्याय मिलने के लिए इसने कहा दो चीजें बहुत जरूरी है। क्या है? एक साम्यवाद और एक एजुकेशन सिस्टम। तो ये कह रहा है कि आदर्श राज नागरिकों के चरित्र पर ही स्थिर रहता है। कह रहा है कि अगर आपको आदर्श राज्य की स्थापना करनी है तो उससे पहले आपको नागरिकों के चरित्र पर ध्यान देना पड़ेगा। और नागरिकों का चरित्र जो होता है ना, नागरिकों का जो चरित्र होता है वो उनके सद्गुणों के विकास के द्वारा ही होता है। और सद्गुणों का विकास किससे होगा? एजुकेशन से होगा। जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं कि एजुकेशन ही हम लोगों को एक सभ्य व्यक्ति बनाता है। जो एजुकेशन नहीं ले पाते, और एजुकेशन का मतलब होता है आपके मन में, आपके विचारों में परिवर्तन आना। एजुकेशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको रट्टा दिलाना, जैसे कई लोग रट्टा मार के पास हो जाते हैं। नहीं, जब तक आपके मन में, आपके विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक एजुकेशन की कोई वैल्यू आपके जीवन में नहीं रहेगी। जैसे अब आपने देखा हुआ एसडीजी लक्ष्य के बारे में, सतत विकास लक्ष्य, वहां पर भी आपको एक ही बात कही गई है, क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन का मतलब यही होता है जब आपके विचारों में परिवर्तन आए। अब आगे क्या कहता है? प्लूटो का कथन है कि शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है। ये बहुत शानदार स्टेटमेंट है। अब इसमें क्या कह रहा है? मानसिक रोग। मानसिक रोग का मतलब कि आपके मानसिक उपचारों में परिवर्तन जब तक नहीं आएगा तब तक एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये कह रहा है कि मानसिक उपचार है। अगर आपके मानसिक, कोई भी आपको मानसिक रूप से कोई भी रोग है तो उसका उपचार क्या है? एजुकेशन है। सोचो उस समय में प्लेटो इतने अच्छे से बता रहा है एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो आज भी तार्किक है। आज भी हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं? ताकि उनका मानसिक विकास हो सके, इसीलिए तो भेजते हैं ना। एजुकेशन के लिए हम इसलिए भेजते हैं ताकि उनका मानसिक स्तर बढ़े। अब आ जाते हैं, आगे पढ़ते हैं एक एक करके।
अब प्लूटो का शिक्षा सिद्धांत आ गया, मेन जो एजुकेशन है इसका उसके बारे में जान लेते हैं। अब देखो प्लूटो वर्ग की स्थापना करता है, ये तो आपको पता ही लग गया था पहले। प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए राज्य के नियंत्रण अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो प्लेटो का अभिभावक वर्ग है, आपको बताया ना मैंने कौन कौन से वर्ग होते हैं, 3 वर्गों में ये समाज की स्थापना करता है। 3 वर्ग मैंने आपको बता दिया, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास में जाकर देख लेना, तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। तो कह रहा है वर्गों की स्थापना में राज्य का नियंत्रण कौन करेगा, अभिभावक वर्ग करेगा राज्य नियंत्रण, और उसके लिए क्या चाहिए, शिक्षा। अगर कोई राजा शिक्षित नहीं हुआ तो वो राज्य को नहीं चला सकता, प्लेटो ये कह रहा है। लेकिन आज के समय में तो शिक्षित हो ना हो कोई भी चला सकता है ना। तो आगे क्या कहता है प्लूटो एंथस। अब देखो ये 2 शिक्षा की बात करता है, ऐसा नहीं है एजुकेशन सिस्टम पहले नहीं था, पहले था, एंथस में था, स्पार्टा में था, एजुकेशन सिस्टम पहले भी था। लेकिन ये क्या करता है प्लेटो, एंथस की एजुकेशन शिक्षा और स्पार्टा की एजुकेशन शिक्षा को मिक्स कर देता है, इन दोनों को एक साथ ले आता है। और एंथस की जो एजुकेशन सिस्टम कैसा था, बौद्धिक शिक्षा पर था। किस पर था, बौद्धिक शिक्षा पर था। और स्पार्टा का एजुकेशन शिक्षा सैनिक शिक्षा पर था। सैनिक शिक्षा क्या होती है, बौद्धिक शिक्षा क्या होती है, अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इसी शिक्षा पद्धति को उसने क्या करा कि अपनी शिक्षा में इंक्लूड कर लिया, मतलब इन दोनों को उसने क्या करा, एक साथ जोड़ दिया। कहता है ये दोनों एजुकेशन सिस्टम जरूरी है। तो ये क्या करेगा, शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा दोनों पर ध्यान देगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे स्पार्टा का आप देखेंगे सैनिक शिक्षा, तो इसमें क्या होगा, शारीरिक पर ज्यादा बल दिया जाएगा, क्योंकि सैनिक पर शारीरिक पर बल दिया जाएगा। और जो एंथस की शिक्षा है यहाँ पर मानसिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया जाएगा। जैसे आज भी आप देखते हैं स्कूल कॉलेजों में क्या होता है, स्पोर्ट्स गेम होती है, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, साथ साथ स्पोर्ट्स भी खिलाया जाता है। तो उसके साथ साथ उसकी शारीरिक शिक्षा भी होती है और उसकी मानसिक शिक्षा भी बढ़ती है। तो ये वाली बात आज भी पूरी तरह से मानी जाती है। अब इसकी शिक्षा पे एक कुछ शानदार टॉपिक आप देखेंगे कि प्लेटो क्या कहता है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा पर बल देता है। देखो आज के समय में स्त्रियों को बराबर खड़े होने में कितनी दिक्कत होती है, और उस समय में प्लूटो दोनों की शिक्षा की बात कर रहा है कि महिला पुरुष दोनों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। आज की बात नहीं है, प्लूटो कब जन्मा होगा, कब उसके विचार होंगे, तब से वो महिला की एजुकेशन सिस्टम पर बात कर रहा है। अब आ जाता है प्लूटो लंबी शिक्षा पद्धति को मानता है। जैसे कि आज भी हम देख रहे हैं लंबी शिक्षा है, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है। तो ऐसा नहीं है आज इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी शिक्षा पद्धति, ये एक लंबी शिक्षा पद्धति को फॉलो करता है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर बल देता है, सैद्धांतिक भी और व्यवहारिक भी दोनों प्रकार की शिक्षा इसमें इंक्लूड रहेगी। जैसे कि आज देखेंगे डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है उसमें एक थ्योरी पार्ट होता है और एक आप देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट होता है। आप कहीं सारी एजुकेशन में ये सिस्टम देखते हैं। पाठ्यक्रम में नैतिकता का मापदंड, अब याद रखेंगे, आपको एक चीज याद रखनी है, प्लूटो का जो मेन मकसद है वो नैतिकता स्थापित करना है। केवल राज्य स्थापित नहीं करना है बल्कि राज्य में नैतिकता को स्थापित करना है। तो नैतिकता इसका परम उद्देश्य है। अब व्यवहारिक शिक्षा में प्लूटो शिक्षा नहीं मानता, कहता है व्यवहारिक शिक्षा को प्लूटो शिक्षा नहीं मानता है। वो कुशल से कुशल विशेषज्ञ तथा उत्पादक को वह शासक बनाने का अधिकार नहीं देता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लूटो क्या कहता है कि केवल व्यावसायिक शिक्षा, सॉरी मैं व्यवहारिक शिक्षा पढ़ रहा था, व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रहा है। व्यावसायिक शिक्षा किसका काम है, उत्पादक वर्ग का। कह रहा है व्यावसायिक जो शिक्षा है उसको वो एजुकेशन नहीं मानता है, कहता है वो तो टेम्परेरी है, वो एजुकेशन नहीं है। कहता है ये केवल एक कुशल उत्पादक वर्ग को बना सकता है लेकिन शासक को नहीं बना सकता। इसका मतलब शासक के लिए अलग से शिक्षा ये बनाता है, शासक के लिए अलग शिक्षा सिस्टम है, उसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं प्लूटो की अपनी शिक्षा योजना क्या है। तो प्लूटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में विभाजित किया है। अब देखो इसके 2 भाग आ जाएंगे, एक प्रारंभिक शिक्षा जो आम लोगों के लिए होगी, एक हायर एजुकेशन जैसे आज भी आप देख रहे हैं 12th तक हमारी क्या होती है, आप देखेंगे 5th क्लास तक हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है, फिर उसके बाद मिडिल एजुकेशन होती है,
उसके बाद फिर हायर एजुकेशन हमारी शुरू हो जाती है, ग्रेजुएशन 11 12 वगैरह ये सारी हमारी शुरू हो जाती है। तो आज भी देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? जो हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इसने दो पार्टों में एजुकेशन को बांट दिया है ना, दो पार्ट में बांट दिया, एक प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। तो दो पार्टों में बांटा। अब कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा बाल काल्य से युवा अवस्था के लिए है। कह रहा है बचपन से लेकर युवा अवस्था के लिए क्या होगी? प्रारंभिक शिक्षा। तो युवा अवस्था तक रहेगी प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरी शिक्षा में यानी जो उच्च शिक्षा उसमें सैनिक वर्गों के लिए है। तो जो आगे एजुकेशन होगा वो सैनिक वर्ग के लिए होगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो व्यक्ति इस लायक होगा सैनिक शिक्षा के, तभी उनको सैनिक शिक्षा दी जाएगी, नहीं तो उनको वहीं तक छोड़ दिया जाएगा। उच्च शिक्षा युवा अवस्था के जो प्रौढ़ अवस्था है तक जारी रहेगी, यानी कि जब तक वो आगे तक बड़ा नहीं हो जाएगा, लगभग 50 साल तक रहती है। तो दूसरी शिक्षा शासक वर्गों के लिए रहेगी, यानी कि बूढ़े व्यक्ति तक ये शिक्षा चली रहेगी, मतलब वो सीनियर हो जाएगा तब तक उसको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। एक कमी तो है कि इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत लंबा चौड़ा है, तो कोई बात नहीं है, तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो एक एक करके जान लेते हैं। अब आगे क्या कहता है? अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब कह रहे हैं शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ना प्राइवेट स्कूल आज खुले हुए हैं, तो ये कह रहा है शिक्षा जो एजुकेशन देने का काम है वो किसका है? स्टेट का। राज्य देगा शिक्षा सबको, राज्य का काम है लोगों को शिक्षा देना। शिक्षा का उद्देश्य नागरिक बनाना है। अब ये क्या कह रहा है? शिक्षा का जो उद्देश्य है ना वो नागरिक को बनाना है और उन्हें कर्तव्यों का पालन को ज्ञात कराना है। कह रहे कर्तव्यों का पालन ज्ञात रहे, इसलिए एजुकेशन जरूरी है। आप देख रहे हैं ना हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं या नहीं होते? आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये कर्तव्यों की बात कर रहा है कि केवल नागरिक बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें, वो भी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। कह रहा है कि शिक्षा द्वारा ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार किया जाना है। कह रहा है एजुकेशन सिस्टम का जो मेन रोल है वो क्या है? ज्ञान देना। एक शासक को ज्ञानी शासक बनाना और एक दार्शनिक शासक बनाना, ये उद्देश्य किसका है? मेनली उद्देश्य है एजुकेशन सिस्टम का। एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आदर्श राज्य की स्थापना कैसे हो। आदर्श राज्य की स्थापना हमें करनी है तो न्याय व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर न्याय व्यवस्था करनी है तो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि न्याय कौन करेगा? शासक वर्ग करेगा, और शासक वर्ग अज्ञानी हुआ तो वो न्याय कैसे करेगा? आपको समझ में आया? न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक अच्छा एजुकेटेड दार्शनिक होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा राजा होना जरूरी है। तो उसके लिए ये पूरा क्या करता है? एजुकेशन सिस्टम बनाता है। अभी देखना कितना तगड़ा इसका एजुकेशन सिस्टम है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। मैंने बताया ना इसका जो एजुकेशन सिस्टम है दो पार्ट में, एक प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक एजुकेशन सिस्टम है, परीक्षा नहीं एजुकेशन सिस्टम, और एक हायर एजुकेशन सिस्टम। तो कहता है प्रारंभिक शिक्षा कैसे होगी? प्रारंभिक में 6 वर्ष तक की शिक्षा, कह रहा है 6 वर्ष तक की शिक्षा, जिसमें 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा। कह रहा है एक तो 6 वर्ष तक की शिक्षा होगी, 6 वर्ष तक शिक्षा, और उसके बाद 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा, और फिर कहता है 18 से 30 वर्ष की शिक्षा। तो इसने प्रारंभिक शिक्षा को 3 पार्टों में बांट दिया है, एक ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट, और तीसरा ये वाला पार्ट। तो प्रारंभिक शिक्षा को इसने 3 स्तर पर बांटा है, 6 वर्ष तक की, और 6 से 18 वर्ष तक की, और 18 से 30 वर्ष तक की। तो प्रारंभिक शिक्षा 30 वर्ष तक रहेगी। तो प्लूटो प्रारंभिक शिक्षा में क्या कहता है? योजना में 6 वर्ष तक के बालकों को नैतिक शिक्षा दी जाएगी। और आज भी तो हम बच्चों को बताते हैं ना, प्राइमरी एजुकेशन में हम बच्चों को बताते हैं ना, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना गलत बात है। तो आज भी हम नैतिक शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं। कहता धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। जो 6 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनको कौन सी शिक्षा? नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। और 9 से 18 वर्ष तक के लिए बौद्धिक विकास, शारीरिक शिक्षा के साथ साथ संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी, ताकि उनका शरीर भी स्वस्थ रहे। आज भी तो हम व्यायाम के बारे में जानते हैं,
योगा जिसको बोलते हैं, योगा बोल लो, एक्सरसाइज बोल लो। आज भी स्कूल में, कॉलेज में सुबह उठते ही हम इस तरह की एक्सरसाइज हम अपने जीवन में करते हैं। अब आपको समझ में आया। 9 से 18 वर्ष तक क्या करेगा? बौद्धिक शिक्षा देगा। 18 नहीं, ये शायद 1 मिनट रुको, शायद गलत तो नहीं कर दिया। हाँ, 6 से 18 होगी, इसको 6 से 18 कर लेना। शायद ये गलत लिख दिया, 1 मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ। 6 से 18 ही है ना? हाँ, 6 से 18, इसको 6 से 18 कर लेना, 6 से 18 कर लेना। तो ये शिक्षा 6 से 18 तक रहेगी, इसको 18 कर लेना। एज 6 to 18। अब आ जाते हैं 18 से 30 वर्ष तक के लिए कौन सी शिक्षा होगी? 18 से 30 वर्ष तक कठोर सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करता है, सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। एंथस के, अब देखो इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। एंथस के नागरिक के लड़के जो भी थे, जो एंथस में शिक्षा लेते थे, मिलने वाली शिक्षा और स्पार्टा की जो लोगों को मिलने वाली शिक्षा है और राजनीतिक शिक्षा का समन्वय कर दिया गया। अब देखो ये क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लिख देता हूँ यहाँ पर एंथस, 1 मिनट, इसको सही से लिख देता हूँ, गलत लिख दिया आपको, 1 मिनट रुको, मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं मेरे पढ़ाने का। तो एक तरफ है एंथस की शिक्षा, एंथस, और दूसरी तरफ किसकी है? स्पार्टा। अब 2 ये शिक्षा मॉडल हैं, आपने देखा, प्राइमरी और हायर एजुकेशन। अब एंथस में क्या होगा? इसका जो पाठ्यक्रम होता है वो व्यापक होता है। जो इसका सिलेबस है ना वो बहुत बड़ा सिलेबस है। पहला तो ये सिलेबस बहुत बड़ा है, यानी व्यापक सिलेबस इसका बहुत व्यापक है। और जो शिक्षा है बहुआयामी है। अब इसमें कौन कौन सी शिक्षा आएगी? दार्शनिक आएगी, मैथ्स आएगा, साइंस आएगी, साहित्य आएगा, संगीत आएगा और डांस आएगा। ये सारी शिक्षा आएगी, ठीक है, ये सारी शिक्षा इसमें आएगी। शायद लाइट चली गई है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकेंड रुकिए, मैं देख लूं फेस मेरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आ गई है, वैसे जाती नहीं है दिल्ली में लाइट, लेकिन कभी कभार चली जाती है, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसी में क्या होगी आप लिख लेना, अगर आपको लिखना है मैं एक एक करके लिख देता हूं। अब इसमें क्या होगी? सैनिक शिक्षा का कम महत्व। अब इसमें क्या करेगा? वो सैनिक जो शिक्षा है ना, अब यहां पर सैनिक जो एजुकेशन है उसका कम महत्व होगा। मैंने नीचे की तरफ कर रहा हूं, इसमें सैनिक शिक्षा का कम महत्व होता है। और यहां पर जो स्त्री शिक्षा है यानी महिला शिक्षा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी महिला शिक्षा का कोई वैल्यू यहां पर नहीं है। अब यहां पर क्या होगा? उल्टा होगा, यहां पर पाठ्यक्रम संकुचित होगा, है ना। सैनिक शिक्षा पर क्या दिया जाएगा? बल दिया जाएगा। सैनिक शिक्षा इंपॉर्टेंट है यहां पर। महिला शिक्षा पर बल दिया जाएगा, यानी महिला एजुकेशन पर बल दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर इंक्लूड होगी और इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा। तो जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो वो शिक्षा किसकी हो जाएगी? प्लेटो की शिक्षा हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? इसने क्या किया है? स्पार्टा की शिक्षा और एंथस की शिक्षा को दोनों को मिक्स कर दिया है और इसने अपनी शिक्षा का नाम दे दिया है। तो एंथस में कौन सी शिक्षा थी ये मैंने आपको बता दिया, स्पार्टा में कौन सी शिक्षा थी ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लिख लेना जो जो मैंने बोला। अब आ जाते हैं हायर एजुकेशन के बारे में। अब तक हमने पढ़ी, अब हायर एजुकेशन के बारे में आ जाते हैं। रिपब्लिक का सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण सुझाव क्या है? हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा है वो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उच्च शिक्षा में क्या कहता है ये? 20 से 30 वर्ष तक शिक्षण लेने के बाद, यानी कि अब व्यक्ति 20 से 30 साल की शिक्षा ले चुका है, सैनिक शिक्षा भी ले चुका है, अब 30 से 35 वर्ष की जो शिक्षा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को वो हायर एजुकेशन बोल रहा है। 20 से 30 वर्ष की शिक्षा हो गई और 30 से 35 वर्ष की शिक्षा है वो उच्च शिक्षा है। प्लेटो ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में किसको चुना है? साइंस को चुना है, वैज्ञानिक पद्धति को चुना है, वैज्ञानिक विषयों को चुना है जो मस्तिष्क के विकास करते हैं, जिसमें क्या है? गणित यानी मैथ्स को चुना है, ज्योतिषी को चुना है और तर्कशास्त्र को चुना है। यानी कि जो 30 से 35 साल की जो एजुकेशन सिस्टम होगा उनमें सब्जेक्ट क्या होंगे? ये सारे सब्जेक्ट होंगे। यहां तक आपको समझ में आया? उससे पहले क्या सब्जेक्ट होंगे वो मैंने आपको बता दिया है। पहले सब्जेक्ट थे दर्शन था, मैथ्स था, साइंस था, साहित्य था, संगीत था, नृत्य था, ये सारी चीजें आएंगी। तो अब गणित
थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, ये सारी चीजें अब इसमें इंक्लूड हो जाएगी। अब 20 से 30 वर्ष की जो अवस्था तक इन विषयों का अध्ययन के उपरांत परीक्षा होगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई कि 20 से 30 वर्ष की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बाद क्या होगी, परीक्षा होगी। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं ऐसे ही एग्जाम होगा। जो लोग पास करेंगे, उत्तीर्ण करेंगे, विद्यार्थी को 35 वर्ष की आयु तक एजुकेशन दी जाएगी। द्वंद्ववाद की एजुकेशन दी जानी थी, है ना, 35 वर्ष की आयु तक। तो यहां तक आपको समझ में आया कि एग्जाम लेगा वो, ऐसे नहीं है कि किसी को भी पास कर दिया। एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद डिसाइड होगा कि आगे कौन बढ़ेगा। जैसे आज देख रहे हैं ना, आप 10th में जाओ, 12th में जाओ, ग्रेजुएशन में जाओ, हर जगह आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो एग्जाम कौन लेकर आया, प्लेटो। बहुत शानदार विचारक है। आप देखो कितने अच्छे तरीके से इसने अपने विचारों को एक्सप्लेन किया है, तभी तो आपको पढ़ने को मिल रहा है ना। प्लेटो बहुत शानदार विचारक है। प्लेटो की जो शिक्षा है उसकी औपचारिक कार्यक्रम 35 वर्ष की अवस्था पर समाप्त हो जाता है। कहता है कि 35 वर्ष की जो अवस्था है वहां पर वो समाप्त हो जाता है। वह शासक की योग्यता हेतु शिक्षण को अपूर्ण मानता है। अब ध्यान से सुनो, 35 वर्ष की अवस्था तक एक बच्चे ने एग्जाम दिया, सब कुछ दिया, वो तैयार हो गया, फिर भी वो कह रहा है योग्यता शिक्षा के लिए अपूर्ण है, यानी अभी तक शिक्षा पूरी नहीं हुई है। वो यूँ कहता है अभी तक तो उन्होंने केवल एजुकेशन लिया, उनको व्यावहारिक ज्ञान का अनुभव नहीं है, उनको संसार के बारे में नहीं पता है, अभी तक तो केवल पढ़ाई की है ना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में नहीं पता है। तो प्लेटो क्या कहता है कि 50 वर्ष की आयु तक, कहता है प्लूटो के अनुसार लगभग 50 वर्ष की आयु तक उसको सांसारिक जीवन के कठोर परिश्रमों से उतरना पड़ेगा। कह रहा है कि 35 वर्ष के बाद आगे के उसके जो 35 वर्ष है, आगे के उसके 15 साल है ना, 15 साल हो गए ना, हाँ 15 साल, आगे के 15 साल उसको अपने जीवन में कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। लोक व्यवहार तथा शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले व्यक्ति शासक बनने के अधिकारी होते हैं। कह रहा है आगे के 15 साल उसको सांस्कृतिक जो हमारे सांस्कारिक जीवन है उसमें कठोर परीक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा। जो हमारा, जिसको हम आज बोलते थे कल्चरल, हमारा जो कल्चर है, लोगों के साथ हमारा व्यवहार क्या है, तो ये सारी चीज़ें उसको अपने 15 साल की लाइफ में सीखनी पड़ेगी, तब जाके वो एक अच्छा शासक बन पाएगा। आपको समझ में आया? यानी 35 एज के बाद भी वो ये नहीं कह रहा है कि एक व्यक्ति शासक के रूप में तैयार हो गया, नहीं, अब उसको 50 साल तक क्या करना पड़ेगा, अपना सांसारिक जीवन जीना पड़ेगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि वो शासक बनने लायक है या नहीं। देख रहे हो ना कितना शानदार उसका एजुकेशन सिस्टम है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को समझ में आया, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया ना। तो 50 वर्ष की आयु के बाद वो क्या बन जाएगा, एक दार्शनिक शासक बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? दार्शनिक शासक बन गया। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, ये सारे टॉपिक मैंने करा दिए, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं। अब देखो कई लोग इसकी शिक्षा की आलोचना भी करेंगे। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्लेटो की एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमियां रही है, तो आप बताओगे। ये सभी वर्गों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता है। आपने देखा ना, जो उच्च वर्ग है वो 50 तक जाएगा और बाकी को वहीं से रफा दफा कर दिया जाएगा। साहित्य को बहुत कम महत्व देता है। आपने देखा साहित्य के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करा है। कला और साहित्य को अनुचित नियंत्रण की व्यवस्था है, तो कला साहित्य में इसकी कम रुचि है। तो ये आप लिख सकते हो अपने तरीके से। देखो हमें किसी की कमियां निकालनी है तो हम हजारों कमियां निकाल सकते हैं। सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है। इसके एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे सैद्धांतिक एजुकेशन कहां तक है, 35 तक, और व्यवहारिक शिक्षा केवल 15 साल तक। आप देख रहे हैं प्लेटो की शिक्षा योजना लंबी तथा उबकाऊ तथा खर्चीली है। आप सोचो 35 साल तक आदमी पढ़ता ही रहेगा और उसके 15 साल भी उसको सांसारिक एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। शिक्षा, प्लेटो की शिक्षा योजना अत्यधिक केंद्रित है। मतलब आप देखेंगे सेंट्रलाइज है, पूरी एजुकेशन सिस्टम सेंट्रलाइज आपको देखने को मिलेगा, है ना, पूरा का पूरा सेंट्रलाइज आपको देखने को मिलेगा।
तो ये उसकी कमियां हैं, ये कमियां हैं। लेकिन आज भी प्लूटो का एजुकेशन सिस्टम आप देख रहे हो आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, वर्तमान युग में यानी आज के युग में भी प्लूटो का एजुकेशन सिस्टम आज भी रिलेवेंट है। कैसे है? शिक्षा देखेंगे, प्लूटो की शिक्षा का मूल उद्देश्य नैतिकता। आज भी तो हम अपने बच्चों को नैतिकता का सिद्धांत सिखा रहे हैं ना। आज भी तो बच्चों को गलत और सही के बारे में बता रहे हैं, क्या सही होता है क्या गलत। सद्गुणों का विकास, आज भी हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और सद्गुण, एक अच्छा नागरिक बनाने पर जोर देते हैं, और वो आज भी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। वर्तमान में नैतिकता का हास्य हो रहा है। आज देख रहे हैं ना, नैतिकता समाप्त हो जा रही है। लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, टैक्सों की चोरी कर रहे हैं, है ना। करप्शन तेजी से कैसे हमारे समाज में फैल गया। आप देख रहे हो बिहार में लगातार पुल गिरे जा रहे हैं। तो ये क्या है? आप देख पा रहे हो किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल गया है। तो प्लूटो का उद्देश्य है पुनः इसको स्थापित करना। तो हम प्लूटो के एजुकेशन सिस्टम से पुनः नैतिकता को हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लोगों के व्यवहार में, लोगों के जीवन में स्थापित कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे क्या कहता है? प्लूटो का कथन है कि शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है। तो आपको समझ में आया ना, मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है। तो यूनेस्को भी अपनी प्रस्तावना में लिखता है, क्या लिखता है? यूनेस्को अपनी प्रस्तावना में लिखता है, इसको आधार बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से जन्म लेता है। यूनेस्को ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से जन्म लेता है। तो यही बात तो कौन कह रहा है? प्लूटो कह रहा है कि मानसिक रोग, मानसिक उपचार है क्या? एजुकेशन। और यही बात यूनेस्को भी अपने प्रस्तावना में लिखता है कि युद्ध जो है मनुष्य के मस्तिष्क से जन्म लेता है। अगर मस्तिष्क अच्छा हुआ, यानी एजुकेशन सिस्टम के द्वारा अगर उसके मस्तिष्क को ठीक कर दिया गया, तो शायद भविष्य में युद्ध की संभावना कम हो जाए। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क में शांति स्थापित कर दी जाती है। आपने देखा होगा जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो उतने ही शांत स्वभाव का होता है। जैसे आप मेरे को देख लो, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब मैंने विचारधाराओं को पढ़ा ना, ओहो आनंद आ गया। मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम समाप्त हो गई। अब मैं बड़े आराम से, जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा करता है ना, मुझे पता है वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके विचार गलत हैं, है ना, उसकी आइडियोलॉजी गलत है, वो मार्क्सवाद को फॉलो करता है। जो व्यक्ति बहुत ही शांत होता है तो ऐसा लगता है वो उदारवादी है ना। तो इस तरीके से हम अपने विचारों को बदलकर क्या कर सकते हैं? विश्व शांति स्थापित कर सकते हैं ना। विश्व शांति भी स्थापित करते हैं। आपने देखा है ना, आजकल प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, चाचा ताऊ एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। किसके लिए? प्रॉपर्टी। और दिक्कत क्या है? मस्तिष्क की शांति स्थापित करना। अगर उन सबको पता है ये प्रॉपर्टी उनके साथ नहीं जानी है। कितना जीवन है, 10-20 साल का जीवन है। प्रॉपर्टी पे लड़ाई आप देखेंगे 40-50 साल के आसपास होती है। यार 10-15 साल की आपकी लाइफ रह गई है और उसमें भी भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। सोच रहे हो ना, किसके लिए? एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए, है ना। तो उससे क्या हो रहा है? हमारे परिवार में भी अशांति फैल रही है और ऐसे ही पूरे विश्व में अशांति फैल रही है। आपने देखा है ना, आप देख रहे हो टेररिस्ट किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, है ना। एक देश दूसरे देश का दुश्मन हो गया। भारत, पाकिस्तान, चीन, भारत, देख रहे हो ना किस तरह से हमारे संबंध खराब होते जा रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉपर्टी अगर चीन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? आप बताओ क्या हो जाएगा? चलो पूरे विश्व को पे चीन का राज हो गया तो क्या हुआ? सिकंदर ने क्या कहा था? आप बताओ, पूरा विश्व जीत लिया था, क्या कहा था उसने? देखा ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत अच्छी विचारधारा है। आगे कह रहा है कि शासक को शिक्षित और सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, सदा गुणी होना चाहिए, जो आज भी प्रासंगिक है। आज देख रहे हो ना, शासक अगर शिक्षित होगा, लेकिन भारत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो कोई फर्जी डिग्री भी दिखा दे तो भी लोगों को यकीन हो जाता है। आप देखो, प्लेटो उस समय में शिक्षित की बात कर रहा है, लेकिन आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एजुकेशन बहुत जरूरी है। आपने देखा ना, एक शासक अगर शिक्षित नहीं होगा, उसके पास गुण नहीं होंगे, तो क्या होगा समाज का? आप बताओ। देश के किसी व्यक्ति को नहीं पता है बजट किस लिए आया है ना, किसी को नहीं पता ना। तो यही एजुकेशन सिस्टम है। अगर शिक्षित होगा तो वो पूरे देश को बहुत अच्छे से चला पाएगा। सर्वगुण संपन्न ही होना चाहिए। ये थोड़ी ना नेम प्लेट दिखाओ।
आप हिंदू हो या मुसलमान हो, है ना। इससे तो समाज में अराजकता फैलेगी ना। एक बात बताओ, कोई मुस्लिम अगर कुछ सामान बेच रहा है, अगर हम उनसे नहीं खरीदेंगे तो उस बेचारे के बच्चे खाएंगे क्या? वो चोरी तो करेंगे, मजबूर होकर क्या करेंगे? डकैती तो करेंगे, आतंकवाद गतिविधियों में जाएंगे ना। वो लोग मजबूर हो जाएंगे, खाने को नहीं मिलेगा, कोई उनसे सामान नहीं खरीदेगा, तो बताओ अपने घर में ही वो लोग बेघर हो जाएंगे। वो गलत रास्तों पे चलेंगे या नहीं चलेंगे? उसको मजबूर कौन कर रहा है गलत रास्ते पे चलने पर? हम ही लोग तो मजबूर कर रहे हैं ना। क्या हमारे अंदर जरा सी नैतिकता नहीं है? तो सद्गुणी होना चाहिए। अगर सद्गुणी शासक होता तो तुरंत उसको रोक देता, ये गलत है। जब हमारे देश में हमने सर्वधर्म समभाव को अपनाया, सभी धर्मों का हमारे देश में आदर होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की आजादी नहीं देता, हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने पहली तारीख पर उसको रद्द कर दिया। सोचो, पता उनको भी है, लेकिन समाज में वोटों के लिए छवि बनानी है ना। तो ये बहुत गलत राजनीति है, और इस राजनीति को सपोर्ट करने वाले भारतीय लोग हैं। ये बहुत गलत राजनीति है, राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लूटो अपनी शिक्षा योजना को वर्तमान युग में स्त्री और पुरुष की शिक्षा पर बल देता है। आप देख रहे हो ना, आज भी महिला पुरुष एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लूटो का शिक्षा सिद्धांत शारीरिक और मानसिक दोनों है, जो आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज भी आप स्कूलों में देख रहे हैं कौन सी एजुकेशन दी जा रही है? शारीरिक और मानसिक दोनों दी जा रही है। प्लूटो का कहना है कि सत्य प्रतीत होता है, आज भी प्लूटो का कहना सत्य प्रतीत होता है कि शिक्षा द्वारा न्याय की स्थापना समाज में संभव है। शिक्षा द्वारा न्याय की स्थापना आज समाज में संभव है। कौन कह रहा है? प्लूटो। शिक्षा द्वारा व्यक्ति और अधिकार व कर्तव्यों के प्रति सजग रहता है। अगर एजुकेशन आपके पास होगी तो आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति क्या रहेंगे? सजग रहेंगे। तो आज भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपका एजुकेशन सिस्टम समाप्त होता है। आपका नहीं, मतलब कि प्लूटो का एजुकेशन सिस्टम मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जो भी आपसे यूपीएससी पूछेगा वो आपको बताना है। सबसे पहले आपको एजुकेशन सिस्टम पता होना चाहिए। जिसने एजुकेशन सिस्टम पढ़ लिया तो वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आप बड़े आराम से निकाल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी रही होगी। और लास्ट में जब प्लूटो का पूरा टॉपिक खत्म होगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा कि यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। और यूजीसी नेट के तो बैक टू बैक यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे प्रमुख विचारकों में से एक है प्लेटो और अरस्तु। आप जहाँ भी जाएंगे इन दोनों को तो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। और आगे भी इस तरह की क्लास आती रहेगी। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है ना, तो वहाँ पर जाकर आप जो मेरी पिछली क्लास है वो सारी क्लासें देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।